Hello students, welcome to all of you in Harpreet's Biology. So the today's topic for discussion is the structure of brain. So before we start the structure of brain or the nervous system, we have number of questions from different students of different schools as well as my friends. So let's have a look on different questions. First of all, we have to answer these questions. Then we start the topic, that is structure of brain. So the first question is there any relationship between yawning and brain? कि अब yawning क्या होता है? जैसे मैं अभी ले रहा हूं, दिस इज कॉल्ड यार्निंग। तो यार्निंग का और इस ब्रेन का क्या आपस में कोई रिलेशनशिप है, कोई कोऑर्डिनेशन है? बिल्कुल है। सो एक्चुअली मोहित ने क्वेश्चन पूछा था। मोहित जी, ये जो यार्निंग होती है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन बिकॉज इट इज ए रिएक्शन टू सेंड मैक्सिमम ऑक्सीजन टू द ब्रेन, ताकि ब्रेन तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। और आपको एक और चीज बता दूं, जो यार्निंग है ह्यूमन के कंपैरिजन में जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मुकेश कुमार। सो हाउ द ब्रेन सर्जरी वी परफॉर्म व्हाइल द पेशेंट इज अवेक। तो किस तरह से हम जो एक पेशेंट जो ब्रेन में जिसके प्रॉब्लम है, हम उसकी ब्रेन की सर्जरी करते हैं और वो उस टाइम उठा होता है, मींस अवेक पोजीशन में है, ये कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है मुकेश जी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर कोई भी रिसेप्टर पेन के लिए नहीं होता है। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं सब में पेन होती है बिकॉज दे हैव द रिसेप्टर फॉर पेन, बट ब्रेन डू नॉट पोजेस एनी रिसेप्टर फॉर द पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अमूल अग्रवाल। तो क्वेश्चन है कि व्हाई द ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोर इंटेलिजेंट देन रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों है? सो बड़ा सही क्वेश्चन है और आंसर इसका ये है बिकॉज द पावर ऑफ एनालिसिस, जो एनालाइज करना चीजों को, जो भी हम काम करते हैं उसकी एनालिसिस की जो हमारे पास पावर है वो दूसरे एनिमल्स के पास नहीं है। इसी एनालिसिस की प्रॉपर्टी के कारण हम जो हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज्यादा इंटेलिजेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय डिंपल शर्मा। डिंपल शर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा फनी क्वेश्चन है। आपको मजाक लगेगा क्वेश्चन सुन के कि क्या जो हम बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं और कई बच्चे बड़े मुंह में ही अपने अंदर साइलेंटली पढ़ते हैं, उसका ब्रेन की डेवलपमेंट से कोई रिलेशनशिप है? तो क्या ब्रेन जो है इसकी डेवलपमेंट के अंदर इनका कोई लेना देना है? बिल्कुल है। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि हम बच्चों को बोलते हैं कि बड़ा आराम से बोलो, लेकिन जो बच्चे जोर जोर से पढ़ते हैं, सो लाउड रीडिंग इज डायरेक्टली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तो जो बच्चे जोर से पढ़ते हैं तो उनके ब्रेन की डेवलपमेंट भी ज्यादा होती है। सो इट्स ए फनी कंसेप्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय देविंदर सिंह। तो ये देविंदर सिंह जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर हाउ मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर कितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं? तो आप सुन के हैरान हो जाओगे, सो इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि ब्रेन के अंदर, इस ब्रेन के अंदर एक सेकंड की अगर बात करें तो 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नर्वस सिस्टम। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, फ्लो चार्ट हमारे सामने होना बड़ा जरूरी है क्योंकि इससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था, सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आप बोल सकते हो हमारा स्ट्रक्चर को पढ़ना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन आपको ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो और बड़े आराम से इसको समझ रहे हो तो मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। एक एक पार्ट को, उसका स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन और उसका फंक्शन बताऊंगा और एट द एंड में आपको एक बिल्कुल क्रक्स में भी बताऊंगा ताकि आपको लर्न भी हो जाए। और आने वाली वीडियो में इसका डायग्राम बना के भी बताऊंगा कैसे हम इजी वे में इसको बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो दिस इज द ओवर व्यू बोल सकते हो, दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा सबसे पहले नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम
that consist of comprised of three different system. आप बोल सकते हैं consist of three parts. तो ये तीन पार्ट से बना हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है. सो फर्स्ट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम विच इज सेंट्रली लोकेटेड. तो सबसे पहले नाम से पता चलता है कि हमने इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सेंटर में लोकेटेड होता है. ये हमारा बॉडी का सेंटर है और दिस इज द सेंटर. सो ब्रेन जो हमारा ऊपर बोल सकते हो हमारे पास ब्रेन है, एक ब्रेन. सो ये ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड बोथ कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन plus spinal cord. Both are located centrally. That's why the name given to the center, this system, that is central nervous system. ओके और आपको पता ही है जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोल सकती हो, क्योंकि सारी साइड्स हमारी अगर आप बात करोगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे हमारा हंगर, हमारी बॉडी का थर्स्ट, हमारी बॉडी लव, अफेक्शन, हेट, अब थर्स्ट, ठीक है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. सो जितने भी हमारे बॉडी के बोल सकते हो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन ही करता है. और उसके अलावा कुछ फंक्शन जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी कंट्रोल करता है, जो कहां पे है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. दैट इज हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि वो वर्टिब्रल कॉलम को ही बोल देते हैं कि वो स्पाइनल कॉर्ड है. नहीं, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इसलिए हम वर्टिब्रल कॉलम को बोलते हैं कि बड़ा बचा के रखो, अगर लग जाए तो हमें पैरालिसिस तक हो सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का बोल सकते हो जो कंट्रोल करता है हमारे पूरे बॉडी को. इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेकंड इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरी का मीनिंग ही समझ लो पहले. पेरिफेरी का मीनिंग होता है दैट इज साइड. तो जब हमने एक बोल दो कि सेंटर में हमारे पास आ गया एक पार्ट, ओके, तो सेंटर में आ गया ब्रेन, तो ब्रेन से जो निकलेंगी न्यूरॉन्स, नर्व्स, ओके, जो नर्व्स निकलेंगी दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स. वो जो निकलेंगी ब्रेन से निकली और हमारे आंखों में आ रही है, नाक में आ रही है, यहां पे आ रही है, अब मैं अभी टंग हिला रहा हूं ऐसे करके, तो दैट इज ड्यू टू द नर्व्स. तो जो ब्रेन से नर्व्स आएंगी उनको बोलते हो क्रेनियल नर्व्स या क्रेनियम. तो क्रेनियल नर्व्स, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगी, मेरे हाथ में जा रही है, मेरे पांव में जा रही है, मेरे ऑर्गन्स में जा रही हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को उन ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करना है. तो वो क्या करता है? अपनी ब्रांचेस आगे निकालता है. सो उन ब्रांचेस को हम स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलेंगे. सो द ब्रांचेस, द नर्व सेल्स, द नर्व्स that arises from the spinal cord, they are called spinal nerves. okay, so दो तरह की नर्व्स होगी. एक जो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रही हैं, वो कम होती है, हमारे सिर्फ फेस के जितने भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करती हैं, they are called cranial nerves, and the spinal nerve that originate from the spinal cord. ये दोनों की दोनों नर्व्स मिलके जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मिलके बनाती हैं एक सिस्टम, and that system is called as peripheral nervous system. ओके, एंड द थर्ड इज कॉल्ड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. सो नाम से पता चलता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, कोई मुश्किल नहीं है, नाम से ही बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी. ऑटोनोमस का मीनिंग ये होता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है. मैं चाह के भी अपने हार्ट की जो बीट है उसको रोक नहीं सकता, मैं चाह के भी अपना ब्रीदिंग सिस्टम रोक नहीं सकता, मैं चाह के भी अपनी प्यूपिल्स को रोक नहीं सकता, उसकी एक्टिविटीज को रोक नहीं सकता. इट मींस दैट आर कंट्रोल्ड बाय ए सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज autonomous nervous system. So autonomous nervous system is the involuntary inactions. ओके, सो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आप देख रहे होंगे आगे फिर से ब्रांच करके दो पार्ट में डिवाइड है. वन इज द सिंपैथेटिक एंड सेकंड इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो क्यों क्लासिफिकेशन की है? क्योंकि अगर हमारी बॉडी का एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो उसने वापस रिलैक्स भी तो करना है. अगर एक बॉडी ऑर्गन एक्सपेंड कर रहा है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन भी तो आएगा. सो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक सो फिर से क्या कराएगा? एक्सपेंड करवाएगा. सो ये दो काम दोनों एक दूसरे के अपोजिट करते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए ही अच्छा है कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस. लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट इज द ब्रेन एंड सेकंड इज द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो
फर्स्ट वी पिक अप द ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। तो ब्रेन है क्या? तो मैंने बोला कि ब्रेन की पहली प्रॉपर्टी आती है ब्रेन इज अ मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी शेप अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मशरूम होता है, सॉफ्ट पोर्शन होता है, मशरूम की तरह आपको दिखेगा। ओके, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन इतना सॉफ्ट, इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स की कलेक्शन से बना हुआ है, बहुत सारे बिलियंस न्यूरॉन्स इसके अंदर होंगे, और इतना सॉफ्ट है कि ये नेचुरली सॉफ्ट है, तो इसको प्रोटेक्शन भी ज्यादा चाहिए। तो मैं 2-3 मिनट के अंदर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्योंकि इसके बिना ब्रेन का मजा नहीं आएगा पढ़ने का। सो ब्रेन जो है, मान लो कि ये हमारे पास ब्रेन है, सो ये ब्रेन आ गया हमारे पास, इसी को हमने पढ़ना है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात कर लेते हैं। तो दिस इज द ब्रेन। सो दिस ब्रेन इज ए सॉफ्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर, सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय एक्सटर्नली द मेम्ब्रेन दैट आर कॉल्ड मेनिंजेस। सो ये आ गया आपका ब्रेन। अगर हम इसकी बात करें, ये आपका ब्रेन आ गया। तो इस ब्रेन के बाहर बहुत सारी कवरिंग होती है। तो आपको मैं नाम भी लर्न करवाता हूं और साथ में इसका फंक्शन बताऊं, कोई मुश्किल नहीं, सिंपल है बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, सबसे बाहर हमें आपको देखते हो कि हेड पे आपको हेयर दिखते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सो मान लो वो स्कैल्प आ गया, तो वहां पे हेयर स्ट्रक्चर्स हैं, और हेयर वाला जो आपकी मेम्ब्रेन दिखती है, जो स्किन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसके नीचे देखोगे तो आपको एक क्या दिखेगा, दैट इज क्रेनियम, मतलब एक बोनी स्ट्रक्चर दिखेगा। सो वो किसका पार्ट होता है, वो स्कल का पार्ट आ गया। ओके, और वो ग्रेन जो आपका स्ट्रक्चर वो कौन सा हो गया, वो आ गया ये वाला आपका, दैट इज नियर बिलो द स्कैल्प, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रेनियम। तो ये एक बोनी स्ट्रक्चर आ गया। इट मींस जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। ओके, सो क्रेनियम के नीचे जाओगे तो फिर से हमें 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, और वो 3 मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। These are the below the cranium there is a dura matter। तो ज्यादा को डूरा, एक ऐसी वो गेम भी आती थी डूरा, इसी से रिलेटेड। सो डूरा मैटर इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन विच इज अटैच टू द क्रेनियम, जो क्रेनियम के साथ ही है। ओके, सो ये जो मैंने ब्लू से बनाई हुई है, ये आ गई आपकी डूरा मैटर। सो डूरा मैटर के नीचे एक और मेम्ब्रेन होती है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अरेक्नोइड। इसको क्या बोलोगे, अरेक्नोइड। क्या बोलेंगे, अरेक्नोइड। सो अरेक्नोइड इज द सेकंड मेम्ब्रेन दैट आर अटैच्ड टू द डूरा मैटर, जो डूरा मैटर के नीचे है, जहां बोलते हैं बिलो द डूरा मैटर। और इस अरेक्नोइड में क्या होता है कि ये थोड़े से आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, और इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर के कारण इसके बीच में खाली जगह होती है। सो देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन द इन दीज फाइबर्स। ओके, इतना याद रखना। सबसे बाहर कौन सी आ गई, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। उससे अंदर कौन सी है, मेनिंजेस, जब मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड डूरा मैटर। थर्ड अरेक्नोइड, और अरेक्नोइड के नीचे जो आपको दिख रही है, जिसमें आपको फिंगर लाइक प्रोसेसेस दिखेंगे, ये रेड से मैंने की हुई है, दैट आर कॉल्ड अरेक्नोइड, सॉरी पाया मैटर, दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। तो 3 मेम्ब्रेन होगी, 1 2 3। लेकिन हमने देखा इनके बीच में ये जो खाली जगह है, तो खाली जगह तो भरी होगी किसी ना किसी से, तो यहां पे एक फ्लूइड होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा क्वेश्चन आते हैं, ये 10th में क्वेश्चन आते हैं, 12th में क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज CSF? दिस इज कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। cerebrospinal fluid. So what is cerebrospinal fluid? It is the fluid present in the arachnoid, क्योंकि वहां पे स्पेस होती है, उस स्पेस में प्रेजेंट होती है। आगे समझ। तो अब अपनी फिंगर्स को इस तरह से सारे करेंगे, जो देख रहे हैं ये फिंगर्स आ गई। ओके, इस फिंगर में आप देख लो कि आपकी सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन, ऐसे पांचों कर लो, ये आ गया आपका स्किन, यहाँ पे हेयर होंगे, उसके नीचे आपका क्या आ गया, दैट इज क्रेनियम, जो आपकी बोनी स्ट्रक्चर है। उसके नीचे क्या आ गया आपका, दैट इज डूरा मैटर आ गया। डूरा मैटर के नीचे क्या आ गया, तीसरी वाली, दैट इज कॉल्ड अरेक्नोइड। और अरेक्नोइड के बीच में खाली जगह है, ये खाली जगह है, यहाँ पे फ्लूइड है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसके नीचे क्या है, दैट इज पाया मैटर। और इस पाया मैटर में ब्लड वेसल्स होती है, बोलते हैं ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स इस मेम्ब्रेन में होती है, इनमें नहीं होती है, सो इनमें वेसल्स भी होंगी। ओके, सो ये ब्लड वेसल्स के नीचे होगा ब्रेन, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। सो ये जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन्स हैं, इनको आप नाम देते हो तीनों को, 1 2 3। सो इन तीनों को बोलते हो मेनिंजेस। इसका मतलब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली एक हो गया क्रेनियम, दूसरी होगी मेनिंजेस। ये दोनों मिलके कंट्रोल करती हैं ब्रेन को। ओके, अब हम बात करेंगे ब्रेन की।
सो ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। तो ब्रेन जो है इसको फिर से हम फर्दर आगे क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 पार्ट के अंदर। तो अपने आप को थोड़ा सा आराम में रखने के लिए, तो दीज 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो नाम से पता चलता है कि कौन से पार्ट्स होंगे। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये ब्रेन है, तो ब्रेन का जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, जैसे हम अगर अपनी बात करूं तो इस तरह से इस पोजीशन में रखूं, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन। फोर मींस front. So this is the front part of the brain and that's why it is called forebrain. So forebrain के बिल्कुल opposite अगर हम आ जाएं, that is behind. So this part is called as hind brain. So that part is called hind brain. That part is called as forebrain. And in the center, so this is a very small part of the brain. That part is called as मिड ब्रेन। तो हमने देखा कि ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट हैं, एक आगे वाला जिसको बोलते हैं फ्रंट, दैट इज फोर ब्रेन, एंड सेकंड इज द लास्ट पार्ट बिल्कुल पीछे इसके, दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन, और इनके सेंटर में एक पोर्शन होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, जो बिल्कुल छोटा पार्ट है, दोनों को कनेक्ट करेगा, आगे बताऊंगा इसका। सो ये हमारे पास आ गया ब्रेन का। अब हम बात करेंगे ब्रेन में, दैट इज ब्रेन का जो फोर ब्रेन है, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब एंड डायनसेफलन। तो सेरिब्रम कौन सा, जो मैक्सिमम पोर्शन आपको ब्रेन में दिखता है, दैट इज द सेरिब्रम। मींस 80% तो यही अकेला ही पूरे ब्रेन को बना रहा है। सो ये अगर पढ़ लिया तो समझो कि सब कुछ हो गया। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज सेरिब्रम। सो सेरिब्रम कौन सा होगा, ये पूरा पोर्शन जितना भी आपको दिख रहा है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, 4-5 फीचर करेंगे, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो सेरिब्रम की अगर बात करें, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। ओके, तो आप साथ साथ बोलेंगे इसको। सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसे आप खुद देख रहे हो तो आपको जो जितना भी दिख रहा है, ये सारा का सारा सेरिब्रम है। सो ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकंड अगर हम देखें तो इसको हमने अभी मैंने आपको बताया था, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर हम इसको देखें तो इस तरह से अगर आपके पास है, सो द ब्रेन सेरिब्रम इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट। फर्स्ट that is right hemisphere, second last that is the left hemisphere by a longitudinal groove। तो इसमें एक longitudinal groove होता है जो इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, और आपको मैं पहले बताया था जो राइट हेमिस्फीयर होता है, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द लेफ्ट मसल्स। हमारे बॉडी के लेफ्ट मसल्स है उनको कंट्रोल करता है, एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट मस्कुलर एक्टिविटी। जितनी हमारे बॉडी की राइट साइड है उनको कंट्रोल करता है। ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे, ये भी हो गया राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। तीसरी बात आएगी कि जो हमारे पास सेरिब्रम है, इसी के अंदर आपने देखा था इसमें ग्रूव्स होते हैं। ये मैंने बताया था कि अगर आप इसको देखोगे तो इस तरह के इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द जो आपको डिजीजेस दिख रही है, दे आर कॉल्ड गायरस या गायरी, और जो डिप्रेशंस दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड सल्काई। सो it consists of externally they have number of fold like structure, finger like structures, फोल्ड होते हैं इनमें, और उन फोल्ड को जो बाहर का उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड गायरी। जैसे यहां पर भी देख रहे हो, ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये अंदर, दे आर कॉल्ड सल्कस, और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड गायरी। तो ये मैं इसलिए सामने लाया हूं कि मैंने पहले ही बोला, इमेजेस को देख के आपको भूलोगे नहीं इसको। सो दे आर कॉल्ड गायरी, दे आर कॉल्ड सल्काई और सल्कस, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, सो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ फोल्ड। तो ये तीसरा इसका कैरेक्टर आ गया। चौथा इसका आ गया कि इसके पास ब्रेन जो हमने इसको आगे इसके 4 रीजन्स होते हैं। तो इसके पास 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो यहाँ पे आगे मेरे स्क्रीन पे देखोगे आपको ब्रेन में 4 पार्ट दिखेंगे। हमने मान लो कि इसको यहां से डिवाइड कर दिया, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ओके, तो इसकी 4 लोब्स बना देते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अब क्यों इसको डिवाइड किया, क्योंकि आपको भी पता है हम सोचते भी हैं, हम चीजों को लर्न भी करते हैं। सो हमारे पास पावर है मेमोराइजेशन की, किसी लव के लिए, अफेक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे लिखी, जैसे मैंने रीजनिंग के लिए, थिंकिंग के लिए, थर्स्ट के लिए, सो अफेक्शन के लिए, इमोशंस के लिए। सो ये जितनी भी चीजें हैं, इनके लिए अलग अलग जगह है। सो अगर
लव के लिए फ्रंट है तो वो लास्ट में नहीं होगा। तो हमने जो लोब डिवाइड किए हैं 4 लोब, तो चारों लोगों के पास अलग अलग अपने फीचर्स हैं, सेंटर है एक पर्टिकुलर चीज के लिए। अगर मेमोरी का यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर इस पार्ट को कोई नुकसान पहुंचता है ब्रेन के सेरिब्रम में तो अगर उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर है यहाँ पे। सो देयर इज ए साइट फॉर पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। सो उसके लिए हमने इनको एरिया में कन्वर्ट किया, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही होगी, वहां पे आपको चारों के चारों सेंटर बताए हुए हैं, एरिया बताए हैं, चैम्बर बताए हुए हैं और लोब्स बताई हुई हैं। ओके, सो अगर हम बात करें इसके फंक्शन की सेरिब्रम के, सो इसके पास किस चीज का साइड है? इट हैज साइड फॉर इंटेलिजेंस। अगर आप इंटेलिजेंट हो, जो भी हर एक के पास इंटेलिजेंस है ह्यूमन के पास, तो उसका सेंटर किसके पास है? सेरिब्रम के पास है। मेमोरी का है, इमोशंस का है, लव का है, फियर का है, लॉजिकल रीजनिंग का है, थिंकिंग का है। इनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी लाइफ को इतना अच्छा बना रहा है। तो आप जो अच्छी बातें कर रहे हो सब कुछ जो वो किसके पास है? सेरिब्रम के पास। तो अगर इसका सिंपल लर्न करने का तरीका है, जितने भी फीचर्स हैं इसको आप सेरिब्रम के साथ जोड़ दो और कोई भी काम होती है मेरे सेरिब्रम ने ऐसा किया है ना, तो दैट इज आप लिंक करने से उसको जल्दी आराम से लर्न कर सकते हो। सो दिस इज as far as the cerebrum is concerned. तो ये second part of the forebrain is the olfactory lobe. So olfactory is concerned with the smell. So अगर आप देखोगे तो हमारे मिड पोर्शन के पास यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें क्या होगा, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा और नीचे एक स्टॉक होगी। तो स्टॉक को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये दोनों मिलकर बनाते हैं ऑल्फैक्टरी लोब को। और इसका काम होता है जो भी आप स्मेल करते हो, जब भी आप स्मेल करोगे समझ लो क्या आपके ब्रेन के कौन सा पार्ट जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कंट्रोल बाय द ऑल्फैक्टरी लोब। ओके, तो ये उसको ऑल्फैक्टरी लोब है जो उसको क्या करती है, दैट इज कंसर्न विद द ऑल्फैक्टरी लोब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, फर्स्ट हो गया सेरिब्रम, सेकंड आ गया डाइन olfactory एंड थर्ड इज द डाइनसेफ्लॉन, लास्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है? डाइनसेफ्लॉन। तो यहाँ साथ साथ आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, वहां पे भी आपने ध्यान देना है, वहां पे बड़ा पिक्चर दिखेगा, साथ साथ में यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। ओके, सो डाइनसेफ्लॉन है क्या? तो डाइनसेफ्लॉन मान लो कि आपका एक रूम है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो रूम बना दिया, उस रूम का ये बीच वाला पोर्शन आ गया मान लो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वॉश और ये सारा पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे थैलेमस। क्या बोलेंगे? थैलेमस। अब अगर कोई रूम है तो उसका छत भी होगा, उसका रूफ भी होगा, उसका फ्लोर भी होगा। तो अब रूफ मींस अगर ये मैं डाइनसेफ्लॉन हूं, सॉरी थैलेमस हूं, तो थैलेमस के ऊपर भी तो होगा। तो ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं एपी और नीचे वाले बिलो पोर्शन को हम बोलते हैं हाइपो। तो थैलेमस तो हो गया, अब ऊपर वाले को हो गया एपीथैलेमस because it is present above the thalamus and the structure which is present below the thalamus they are called hypothalamus, क्योंकि hypo word below के लिए यूज करते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ आ गएगा, that is mnemonics। थैलेमस हो गया, अब बस आपको थैलेमस याद करना है। थैलेमस के ऊपर वाला हिस्सा ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एपिथैलेमस, नीचे जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और ये तीनों मिलके बनाते हैं डाइनसेफ्लॉन को। फिर से एक बार रिवाइज कर लो, डाइनसेफ्लॉन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं। और आपको एक और चीज बता दूं, आपने नाम सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो कई बार हम इसको इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू द, किसके साथ अटैच होती है? दैट इज हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक। तो यहाँ पे इसके पास स्टॉक होती है, उस स्टॉक की मदद से ये अटैच होती है किसके साथ? दैट इज पिट्यूटरी के साथ। ओके, और पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पहले इसको बोलते थे, लेकिन आजकल इसको भी जो कंट्रोल करने वाला है वो किसकी सिक्रीशंस होती है? हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस चाहेगा तो ये अपनी सिक्रीशंस करेंगे। सो दिस इज एज फार एज द डाइनसेफ्लॉन इज कंसर्न। अब बात आती है कि डाइनसेफ्लॉन के फंक्शंस क्या हैं। तो इसका फंक्शंस होता है, इसके पास साइड होती है, हर एक के पास अपना अपना कंट्रोल है। इसके पास किस चीज का कंट्रोल है? तो डाइनसेफ्लॉन के पास कंट्रोल होता है पेन का। तो जो आपको पेन होती है, तो मैंने कहा इसको रिलेट करो, तो डाइन जो होती है, डाइन पेन करती है, तो मान लो डाइन जब पेन करेगी तो गुस्सा आएगा, तो गुस्सा दैट इज एंगर। तो इस तरह से याद कर सकते हो। और जब गुस्सा आएगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो दैट इज टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप लाइट की तरफ जाओगे। सो फिर से देखो, जब डाइन
कोई देखेगा तो उसको डर लगेगा, फियर होगा, पेन होगी, पेन होगी तो नेचुरल बात है उसको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो वो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और लाइट की तरफ भागेगा। सो ये 4 फंक्शंस होते हैं किसके, दैट इज डायनेन्सेफेलॉन के। इस तरह से अगर आप किसी पिक्चर को दिमाग में रखते हो तो आपको अभी बताओ डायन क्या करती है, जब डायन देखते हो क्या होता है, अभी ज्यादा जाएगा सर क्या होता है, हमें पेन होती है, जब पेन होती है फिर क्या होता है सर हमें गुस्सा आता है, जब गुस्सा होता है फिर क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम सपोज करो हम लाइट में रहते हैं। सो कभी भी आपको ये लिंक जो भूलेगा नहीं। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट आपका, दैट इज 4 ब्रेन। तो 4 ब्रेन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से 1 मिनट में आपको रिवाइज करवाता हूँ। 4 ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट था, इसका क्या सबसे बड़ा पार्ट है, मशरूम की तरह होते हैं, इसके ऊपर पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसको गायरी बोलते हैं। डिप्रेशन जो जिसको आप सर्कस बोलते हो वो 80% मैक्सिमम पार्ट बनाता है, 80% वाटर होता है उसके पास। ये सब सेरिब्रम का आ गया। ओके, मशरूम की तरह होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, इसके बीच में ग्रूव होती है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर बोलते हैं उसको, खत्म। उसके इसका फंक्शन क्या था, जितना भी लव, अफेक्शन, जॉय, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, मेमोरी, रिमेम्बरेंस सब कुछ इसके पास है। तो मेन पार्ट है, सब कुछ इसने अपने पास रखा हुआ है। फिर सेकंड पार्ट है ऑल्फैक्टरी विच इज कंसर्न विद द स्मेल। तो सांस जब भी लोगे सोचो ऑल्फैक्टरी कंट्रोल कर रहा है। फिर आपको तीसरा के डाइन, तो डायनेन्सेफेलॉन का आ गया कि डाइन क्या करती है बताइए आपको, और क्या क्या होता है उसमें। एक थैलेमस होता है, ऊपर होता है एपिथैलेमस, नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ओके, सो ये आपके पार्ट थे 4 ब्रेन की। मैं कहता हूँ 2 मिनट का काम है, रिवाइज करोगे तो आपको कभी लाइफ में नहीं भूलेगा। ओके, तो यही सबसे मुश्किल पार्ट था, आगे तो बिल्कुल आसान है, छोटे पार्ट है। ओके, next part is the midbrain. So midbrain is the insignificant part of the brain, it is very small part of the smallest part of the brain, but it is a part of the brain, लेकिन part तो है, हमें करना पड़ेगा। So brain smallest part of the brain, midbrain first, second it is a connection between, ये एक connection होता है किसके बीच में, हमारे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बीच। बड़ी इंपॉर्टेंट ये समझना इसको, यही इसका फंक्शन है मोस्टली। होता क्या है कि ये जो हमारा ब्रेन, मान लो कि हमारे पास आ गया 4 ब्रेन, ओके, ये हमारे पास आ गया स्पाइनल कॉर्ड। सो अब ब्रेन जो मिड हमारा 4 ब्रेन होता है, जैसे आपको भूख लगी है, आपको कोई अफेक्शन हो रहा है, कोई हेटेड है, मेमोरी है, स्टोरीज है, अब उन सब चीजों के लिए आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको कहाँ पे मैसेज देना पड़ेगा, सेंस के लिए, कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस आपको क्या करना है, मैसेज को लेना है। तो मिड ब्रेन क्या करेगा, इन दोनों के बीच में रिले सेंटर का काम करेगा। मतलब मिड ब्रेन जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज लेगा और किसको देगा, स्पाइनल कॉर्ड को, ओके, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस लेगा जो सेंसरी ऑर्गन से आ रहा है, जो हमें कोई टच कर रहा है, कोई सुनना है, जैसे आप मुझे सुन पा रहे हो, तो नेचुरल सी बात है। इस तरह से ये सारे के सारे मैसेज होते हैं, जहां कोई हाथ टच करता है तो वो मैसेज होते हैं ब्रेन तक जाते हैं। तो कौन पहुंचाता है, वो मिड ब्रेन। सो पहला काम होता है कि यहां से मैसेज को लेके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को देना, और स्पाइनल से लेके थैलेमस को देना, सो ये काम जो होता है कौन करता है, मिड ब्रेन। सो ये कनेक्शन एक लीड होती है बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब सेरिब्रम, फोर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बिना शायद ये लिंक आगे टूट जाएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द हाइंड ब्रेन। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ हाइंड ब्रेन, प्रैक्टिकल पता चल जाएगा, साथ साथ आप यहाँ पे बोर्ड पे देखोगे, साथ स्क्रीन में भी देखते रहना, वहां पे भी आप टैली करते रहो। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया, दिस इज द फोर ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये आपका हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में अगर हम देखेंगे हमें 3 पार्ट दिखेंगे इसके, दिस इज द 1 पार्ट, this is the second part and this is the third part. So this part is called the largest part of the hind brain is the, जो हमारे यहाँ पे पीछे वाली साइड होगा जिसको छोटा ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेरिबिलम। तो ये भी एक छोटा सा मशरूम की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा सेरिब्रम था वो सेरिब्रम था, ये सेरिबिलम है। सो सेरिबिलम ये छोटा सा पार्ट होता है हाइंड ब्रेन का, और हाइंड ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट है ये। अब बात आता है इसका फंक्शन क्या है। सो एज पर द फंक्शन इज कंसर्न, इट इज कंसर्न विद द बैलेंस,
पोस्चर जो हमारा एक सीधा हम खड़े रहते हैं, हम बैलेंस करते हैं, कार चलाते समय हमारा जो बैलेंस होता है, गाड़ी चलाते समय बैलेंस होता है, स्कूटर साइकिल चलाते बैलेंस होता है, सीधा चलते समय जो बैलेंस होता है, हम सीधा खड़े रह पाते हैं इसी के कारण। सो जितना भी बॉडी का बैलेंस होता है, पोस्चर्स होते हैं, वो सारे किसके कारण? सेरिबेलम। इसका मतलब आप इसको रिलेट करें एज ए निमोनिक्स, आप ड्रंकन जो पर्सन होते हैं उनके लिए, तो जब भी वो शराब पी लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सीधे नहीं चल पाते। तो अगर उनको साइकिल दोगे तो साइकिल नहीं चला पाएंगे, इवन कि उसको बैठ भी नहीं पाएंगे। सो वो क्यों होता है? क्योंकि वो मेडुला ऑब्लांगेटा जो पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन को इफेक्ट करता है। तो जब भी अल्कोहल जो होती है वो इसको इफेक्ट करती है। लेकिन एक चीज बड़े लोग कंफ्यूज करते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना कि बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम शराब पी लेते हैं हमें सब कुछ भूल जाता है। जब भी कोई ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसको कोई चीज भूलती नहीं है। जो पुरानी चीजें होती है वो स्टोर ही रहती हैं, लेकिन उस दौरान जो नई चीजें वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम होती है कि उस टाइम जो जो बातें उनके साथ हुई हैं, क्योंकि ब्रेन उस टाइम उस पोजीशन में नहीं होता कि उन चीजों को वो स्टोर कर सके। इट मीन्स कि जो उस दौरान चीजें हो रही होती है उनको वो स्टोर नहीं करेगा, लेकिन जो पुरानी चीजें होती है वो कभी भी डिलीट नहीं होंगी उनके ब्रेन से। ये बड़ी बार बच्चों क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना आपको। सो पोस्चर और बैलेंस काम होता है सेरिबेलम का, और ये पार्ट आ गया तो क्लियर। उसके बाद हमारा पार्ट आता है ये वाला, जो स्वेलन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जिसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पोन्स विरोलाई। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है पोन्स विरोलाई, और इस पोन्स विरोलाई का काम होता है कि कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, पूरी की पूरी रेस्पिरेशन तो नहीं बोल सकते, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं रेस्पिरेशन के, उनको ये कंट्रोल करता है। उनके लिए इनके पास जगह होगी, काम करना होगा उसके लिए इनको। एंड थर्ड पोर्शन, ये जो स्टेम सी दिख रही है इन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द पोन्स, दिस रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला ओब्लांगेटा। इसको मेडुला ओब्लांगेटा का नाम देते हैं। सो दिस इज द मेडुला ओब्लांगेटा। और मेडुला ओब्लांगेटा का काम होता है दैट इज बीटिंग ऑफ हार्ट, जो आपका हार्ट लुप डुप करता है, उसके लिए मदद करेगा। कार्डिक एक्टिविटीज मींस हार्ट की जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए मदद करेगा। स्वेलिंग, जो आप अभी मैं भी क्वेश्चन अंदर कर रहा हूं, है ना, इसको करने में कौन मदद करेगा? मेडुला। तो कैसे लर्न करोगे? आप अपना हार्ट 2 बार ऐसे करो, ये कौन कर रहा है? मेडुला कर रहा है। अपने जो आपका जो सैलिवा है उसको अंदर स्वेल करो, तो आपको पता चलेगा कि कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लांगेटा कर रहा है, वो हमारी मदद कर रहा है। थैंक्स बोलो, तो इट मींस उस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके, रिलेट करके। एंड नेक्स्ट कफ, तो कफ एंड स्नीजिंग, ये भी जो है ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये मेडुला ओब्लांगेटा ही करेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पहले आएगा फोर ब्रेन में था हमारे पास 3 पार्ट, फिर हम गया मिड ब्रेन में हमने देखा क्या क्या आया। थर्ड आ गया हमारे पास हाइंड ब्रेन में हमने देखा हमारे पास सेरिबेलम है, मेडुला ओब्लांगेटा है, पोन्स है। ये सारे फंक्शन जो है हमारा ब्रेन जो कंट्रोल करता है। ओके, सो दिस इज द होल समरी ऑफ द ब्रेन। एक बार जल्दी से देखते हैं हम 1 मिनट के अंदर ब्रेन क्या है। हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन 4 ब्रेन से बना है। 4 ब्रेन में क्या आ गया? सेरिब्रम आ गया, ऑल्फैक्टरी लोब आ गई, और इसके साथ डाइनसेफ्लॉन। तो मतलब 4 ब्रेन में हमने देखा सेरिब्रम और डाइनसेफ्लॉन, और डाइनसेफ्लॉन का भी बताया, उसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और एपिथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस अटैच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, खत्म। उसके साइड मैंने बता दिए, उसके 4 लोब्स होते हैं वो मैंने बता दिए। फिर हमने बात मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन छोटा सा पार्ट है जिसका काम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाना। ये चुगली करता है। किसकी चुगली करेगा? जो सेरिब्रम के पास है तो स्पाइनल कॉर्ड को देगा, स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो है वो हाइपोथैलेमस को देगा, थैलेमस को दे देगा। सो ये फंक्शन आ गया मिड ब्रेन का। अब हाइंड ब्रेन क्या कहता है? मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी कुछ करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? कहता मेरे पास 3 पार्ट है, एक है सेरिबेलम, तो मेरा काम है सबको बैलेंस रखना, पोस्चर उसका ठीक होना चाहिए, चलना ठीक चाहिए, ये सारा काम किसका? सेरिबेलम का। तो मेडुला कहता है कि मैं भी ये काम करूंगा। तो कहता है क्या काम करूंगा? वो कहता है मैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है हार्ट बीट का उसको करूंगा, स्नीज, कफ, जो स्वेलिंग है, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल है, ये मैं प्ले करूंगा। तो पोन्स कहता है कि इनके ऊपर सबके ऊपर है रेस्पिरेशन ही होगी तो कौन जिंदा रहेगा? तो मेरा काम रहेगा मैं रेस्पिरेशन करवाऊंगा। सो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था ब्रेन का, जो सब डरते हैं करने में। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट देख के करोगे तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ओके, सो अगला टॉपिक जो होगा हमारा वीडियो बनाऊंगा मैं स्पाइनल कॉर्ड पे बनाऊंगा, क्योंकि इसमें वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ आपको कि प्लीज हमारी जो बायोलॉजी की एक फैमिली है उसको आगे कंप्लीट करो, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। ज्यादा अगर अच्छी लगती है वीडियो, आपको लग रहा है कि मैं आगे और कंटिन्यू करूं, तो आप इसको थोड़ा शेयर करो, बेल आइकन को दो, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी जो वीडियोज है वो पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।